अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज। आज पहले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। पहले हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यू नंबर 1 है, इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। वो पूछ रहा है कि जो सोलर सेल्स के अंदर एलिमेंट होता है ना, आपने उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। तो पहले हम देखते हैं सोलर पैनल्स के अंदर एलिमेंट कौन सा होता है। सोलर पैनल्स के अंदर होता है सिलिकॉन एलिमेंट। अब इस सिलिकॉन का जो ग्रुप नंबर होता है ना, वो होता है 14 और इसका पीरियड होता है सेकंड। तो ये सेकंड पीरियड और 14th ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। MCQ नंबर 2 है, इडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन ट्रांजिशन मेटल्स। हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था ट्रांजिशन मेटल्स को। ट्रांजिशन मेटल्स का उसने पूछा है कि जो आखिरी शेल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं आप। तो अब इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो इसका डी होता है ना शेल ट्रांजिशन मेटल्स का, वो फील हो रहा होता है। तो इसमें हम राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे बी। उसमें जो ND एक्स का मतलब है ये फील हो रहा है, इसमें एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, तो ये अभी कम्प्लीटली फील नहीं हुआ, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो गया बी। थर्ड MCQ है, विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल। इनमें से सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है सोडियम, यानी ए ऑप्शन। MCQ नंबर 4 है, अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, इंडिकेट द नेम। वो एक एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। वो कहता है उसका कलर होता है येलो और वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी मौजूद होता है, यानी लो इसमें कोयला है, गैस है, पेट्रोलियम, उनके अंदर भी ये मौजूद होता है। आपने उसका नेम बताना है। तो वो एलिमेंट का नाम होता है सल्फ़र, यानी डी ऑप्शन। MCQ नंबर 5 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। वो पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो अपने सबसे जो आखिरी शेल है वो उसके अंदर मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन की बात करें ना, नाइट्रोजन का ताल्लुक होता है ग्रुप नंबर 5 से, और ग्रुप नंबर 5 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन को एक्चुअली में फिर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे अपना आखिरी शेल पूरा करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ बी। MCQ नंबर 6 है, विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, फ्लोरीन। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इस MCQ में वो पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट ऑप्शन है सोडियम, Na। MCQ नंबर 8 है, इन वट ऑर्डर डज द मेटालिक करैक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप। वो पूछ रहा है कि जो सेकंड ग्रुप होता है उसके अंदर आपने मेटालिक करैक्टर का ऑर्डर बताना है। अब हमने मेटालिक करैक्टर का जब टॉपिक पढ़ा था ना, वहाँ हमने बात की थी ग्रुप के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते जाते हैं ना, मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाता है। जैसे मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा कैल्शियम का, कैल्शियम से ज़्यादा होगा स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से ज़्यादा क्या होगा? बेरियम का। अब इस ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि इसमें बेरियम का सबसे ज़्यादा है, उससे कम स्ट्रोंशियम का, उससे कम कैल्शियम का और उससे कम किसका है? मैग्नीशियम का। तो राइट ऑप्शन हुआ डी। MCQ नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियाई। उसने 3 एलिमेंट्स दिए हैं, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन और एक नाइट्रोजन है। वो कहता है आपने इन तीनों में से बताना है कि जो एटॉमिक रेडियाई है उसकी सही तरतीब क्या है। अब एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं ना लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियाई कम होता है, यानी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, उससे कम ऑक्सीजन का होगा और उससे कम किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ सी, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन का और उससे कम किसका है? फ्लोरीन का। लास्ट MCQ है, द एलिमेंट हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लाइकली टू बिलोंग टू। वो कहता है एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम है, तो आपने बताना है कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रुप 1। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। पहला शॉर्ट है, वाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। हमने पीरियोडिक टेबल में ये बात पढ़ी थी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनकी जो तरतीब है वो उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर दी गई है। तो वो उसकी रीज़न पूछ रहा है ऐसा क्यों है। एटॉमिक नंबर वाज चूजन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें ये बात पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स की तादाद को शो करता है। विच इज़ यूनिक फॉर ईच एलिमेंट एंड डिटर्मिन इट्स प्रॉपर्टी। और जो प्रोटॉन नंबर होता है ना, ये एटॉमिक नंबर है,
वो हर एलिमेंट का एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इसी बेसिस पे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी डिपेंड करती हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक। अब पीरियोडिक टेबल में जो वर्ड है पीरियोडिक, इसकी अहमियत क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। पीरियोडिक मीन्स समथिंग डेट रिपीट्स। पीरियोडिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कुछ ख़ास लम्हे के बाद रिपीट होती है। जैसे अगर आप क्लॉक देखें, उसमें टाइम रिपीट होता है कुछ अर्से के बाद, अगर 1 बजा है तो 12 घंटे के बाद दोबारा से 1 बजता है, तो ये एक पीरियोडिक चेंज हो रही है। तो इसी तरह इन द पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। बिल्कुल इसी तरह जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ना कुछ वक्त के बाद रिपीट होती हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इसलिए हमने नाम क्या दिया है, पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द साइज ऑफ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो साइज़ होता है पीरियड का, वो बढ़ता है जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो वो इसकी रीज़न पूछ रहा है। पीरियड साइज इंक्रीज डाउन द टेबल बिकॉज ईच न्यू पीरियड एड्स एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मूव करते हैं ना, तो एक शेल का इजाफा हो जाता है, और जैसे शेल का इजाफा होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो एटम का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो अगले पीरियड में जाएंगे वो एक और शेल ऐड हो जाएगा, तो साइज़ पिछले पीरियड से और बढ़ जाएगा। तो इस तरह हर पीरियड में जैसे जैसे मूव करते जाते हैं तो साइज़ एटम का बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, व्हाई इज इट सो। हमने ग्रुप में ही बात पढ़ी थी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना एक ग्रुप के, उन सब के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है। तो इसकी रीज़न वो पूछता है ऐसा क्यों है। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वो कह रहा है कि हर एलिमेंट के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है ना वो सेम होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। इवन दाउ दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स, अगरचे उनके शेल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन उन शेल्स के जो आखिरी सब शेल्स होते हैं ना उनकी तादाद एक जैसी होती है। मसलन सोडियम की बात करें और पोटेशियम की, अब ये दोनों ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, तो इनके आखिरी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह पोटेशियम के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन दोनों के शेल्स डिफरेंट है। इसका तीसरा शेल है और जो पोटेशियम है इसका 4th शेल है, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1-1 है, इसलिए ये एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव दैन सोडियम, गिव द रीज़न ऑफ योर आंसर। वगैरह आपने बताना है कि जो कैल्शियम है क्या वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर है तो आपने उसकी रीज़न देनी है। तो आंसर है नो, कैल्शियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। एक्चुअली में कैल्शियम की रिएक्टिविटी सोडियम से कम होती है। अब रीज़न हम पढ़ते हैं। बिकॉज कैल्शियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम के आखिरी शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड नीड मोर एनर्जी टू लूज देम, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। वाइल सोडियम हैज़ ओनली 1 मेकिंग इट मोर रिएक्टिव, जबकि जो सोडियम है ना उसके आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसका निकलना निस्बतन आसान होता है, इसलिए सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मेकिंग इट मोर रिएक्टिव। 6th क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एंड विच एलिमेंट हैज़ द मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन द 3rd पीरियड। पीरियोडिक टेबल में जो तीसरा पीरियड है ना उसके अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है, और कौन सा एलिमेंट ऐसा जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। जो मैक्सिमम रेडियस होगा ना 3rd पीरियड में वो होता है सोडियम का, और जो सबसे कम रेडियस यानी मिनिमम रेडियस होता है वो होता है क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 6th एंड द 7th ग्रुप्स। वो पूछता है कि जो पीरियोडिक टेबल के 6ठा और 7वां ग्रुप होता है ना, उन्हीं में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये होते हैं। अब यहाँ पे 6th और 7th ग्रुप्स का एक्चुअल मतलब है 16वें और 17वां ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जो नंबरिंग है ना ग्रुप्स की, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो दो उसने ग्रुप मेंशन किया ना, इनका एक्चुअल नंबर होता है ग्रुप 16 और ग्रुप 7। इन दोनों के एलिमेंट्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दे नीड टू, जैसे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है ना उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है ना उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, इसलिए हम उनको नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस दैन द सेकेंड वन, गिव रीज़न। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है ना उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, उसमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है ना
उसके लिए एनर्जी कम चाहिए होती है, जबकि अगर उसमें से दूसरा भी निकालना हो एक निकालने के बाद तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा क्यों चाहिए होती है, या उसको निकालना मुश्किल क्यों है, आपने रीज़न बतानी है। बिकॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। तो पहली बात तो ये कि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटम न्यूट्रल पड़ा हुआ, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं कुछ एनर्जी दे के। बट द सेकेंड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन विच होल्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, अब मैग्नीशियम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अब उसमें से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो अब इलेक्ट्रॉन है ना उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींच रहा है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी देंगे तब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल सकेगा। सो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन से भी देख लेते हैं, ये मैग्नीशियम का न्यूट्रल एटम है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या चार्ज आ गया, Mg पॉजिटिव, और इसके लिए जो एनर्जी हमने यूज़ की है वो की है 737 किलो जूल पर मोल। अब जो Mg प्लस है इसमें से अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो चार्ज क्या बन जाएगा Mg2 प्लस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो इसकी एनर्जी आप देखें तो वो हो गई है 1450, 2 टाइम बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज़ इट पॉसिबल फॉर टू मेटल्स और टू नॉन मेटल्स टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। वो पूछ रहा है कि क्या दो मेटल्स में और या दो नॉन मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं। तो इसका आंसर है, पहले हम देखते हैं टू मेटल्स के दरमियान, नो दे डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। दो मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, उनके दरमियान आमतौर पर मेटालिक बॉन्ड बनता है। टू नॉन मेटल्स आल्सो नो दे यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह जो दो नॉन मेटल्स है ना, उन दोनों के दरमियान भी आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, और उनके दरमियान आमतौर पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का बनता है, आयनिक बॉन्ड यूजुअली अकर्स बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक एटम मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। आखिरी क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है, और कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, सीजियम की, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन एलिमेंट की। अब हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, सपोज अ न्यू एलिमेंट इज़ डिस्कवर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वो कह रहा है, फ़र्ज़ करें कि एक नया एलिमेंट को ईजाद होता है, अब आपने उस एलिमेंट को ना पीरियोडिक टेबल में कहीं पे उसको प्लेस करना है, तो आप बताएं आप कैसे उसको पीरियोडिक टेबल में जगह उसको देंगे। तो पहली बात तो ये कि आमतौर पे एलिमेंट्स है ना डिस्कवर जितने होने थे हो चुके हैं, अब मज़ीद एलिमेंट शायद ही डिस्कवर हो, लेकिन फिर भी अगर डिस्कवर होता है तो उसके लिए हमें कैसे देखना पड़ेगा। इफ़ अ न्यू एलिमेंट इज़ डिस्कवर्ड, इट्स प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल वुड डिपेंड्स ऑन इट्स। और कहता है अगर नया एलिमेंट कोई डिस्कवर होता है ना मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी अगर हमने उसको पीरियोडिक टेबल में कोई जगह देनी है। पहले नंबर में हम उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे क्या होगा, यानी इसमें प्रोटॉन्स की तादाद को फाइंड करेंगे। दूसरे नंबर पे हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं उसके शेल्स के अंदर। तीसरी बात है सिमिलैरिटीज़ इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो पीरियोडिक में पहले से ही मौजूद है एलिमेंट्स, किन के साथ इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच कर रही है। तो जब ये 3 बातें पता लगा लेंगे तो उनकी बुनियाद पर हम ना उसको पीरियोडिक टेबल में जगह दे सकते हैं। तो कहता है आफ्टर फाइंडिंग दीज वी वुड प्लेस इट इन द अप्रोप्रिएट पीरियड एंड ग्रुप फॉर वेयर सिमिलर एलिमेंट एग्जिस्ट। तो ये पता लगाने के बाद ना हम उसका ग्रुप नंबर चूज़ करेंगे कि ये ग्रुप नंबर इसका हिस्सा होगा, और पीरियड चूज़ करेंगे कि ये फलां पीरियड का हिस्सा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट हैज़ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम, इट विल गो इनटू ग्रुप 2। कहता अगर उसके मसलन जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स की तरह हैं, यानी कि जितने ग्रुप 2 में है उतने ही उसमें है, तो हम उसको कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ग्रुप 2 के आखिर में प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विल इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन इट। पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, और आपने ये भी बताना है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन भी करेगा। तो द फर्स्ट एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन कैन आइदर लूज दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+। कहता हाइड्रोजन या तो अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और जब वो लूज़ कर देगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, H+ का, जैसे अल्कली मेटल्स करते हैं उनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो भी लूज़ कर देते हैं,
तो बिल्कुल अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। और गेन 1 टू फॉर्म H- आयन, या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद ले ले, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, और उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, H- का, जैसे हेलोजेंस करते हैं, हेलोजेंस को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बट इट मोर कॉमनली लूजेज द इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शंस एंड बिहेव लाइक अ ग्रुप 1 मेटल। लेकिन कहता है अगर उसके रिएक्शंस जो है ना ज़्यादातर उनमें वो इलेक्ट्रॉन लूज़ ही करता है, जैसे ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स लूज़ करते हैं। तो इस हाइड्रोजन जो है ना वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज़ करता है, गेन वो कम केसेस में करता है। थर्ड क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर 88 pm एंड 125 pm रिस्पेक्टिवली। कहता है जो बोरॉन है उसका एटॉमिक रेडियस है 88 pm और एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक रेडियस है 125 pm। तो आपने बताना क्या है, विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट है जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। ये हमने एटॉमिक रेडियस में बात पढ़ी थी कि जब एटम का साइज़ बढ़ता है ना तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। तो जिस एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन का निकलना भी आसान होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एलुमिनियम का साइज़ क्या है, 125 पिकोमीटर। तो ये एलुमिनियम का साइज़ बोरॉन से ज़्यादा है, तो इसलिए एलुमिनियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। Aluminium is expected to lose electron more easily than boron. This is because it has a large atomic radius, so its outer electrons are further from the nucleus and less tightly held, making it easier for aluminium to lose electrons. अब इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पे होंगे, इसलिए उनको न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन कम होगी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना निस्बतन आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। एटम का एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज फाउंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एंड देन डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय 2। एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी थी कि 2 एटम्स होंगे ना, जब उनमें बॉन्ड बना होगा तो उनके हम न्यूक्लियस के दरमियान फासला मालूम करेंगे। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एक ये एटम है और एक ये दूसरा एटम है, इन दोनों के दरमियान ना बॉन्ड बना हुआ है। अब ये इस एटम का न्यूक्लियस है और ये इस एटम का न्यूक्लियस है, तो पहले हम इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का फासला मेजर करते हैं और जो फासला आता है उसको हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आता है, एटॉमिक रेडियस। दिस गिव अस एन एवरेज साइज ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक रेडियस से हमें अंदाज़ा होता है कि एटम का साइज़ कितना होता है। इट इज़ मेजर्ड इन पिकोमीटर। इसको मेजर किस में करते हैं, पिकोमीटर यानी पीएम के अंदर। आखिरी क्वेश्चन है वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म O3- आयन लाइक नाइट्रोजन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म N3-। अब ऑक्सीजन का वो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन करता। एक्चुअली में ऑक्सीजन ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन वो कह रहा है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन करता, जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकता है। तो आपने इसकी वजह बतानी है। Oxygen cannot form O3- because it has only 6 electrons in its outer shell। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ना तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता। एंड नीड्स जस्ट 2 more टू complete दिस ऑक्टेट। इफ़ इट एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स it would become 2 negatively charged and this would be highly unstable due to strong repulsion between electrons। लेकिन कहता है वो 2 की बजाय अगर 3 हासिल कर लेगा ना तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ही रिपल्शन शुरू हो जाएगी और वो अनस्टेबल बन जाएगा, इसलिए वो नॉर्मली 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। वाइल नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। जबकि अगर नाइट्रोजन की बात करें ना तो उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो 3 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम गेन कर सकता है। एंड नीड एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो N3- इज स्टेबल बट O3- इज नॉट। तो हम ये बात कर सकते हैं कि N3- स्टेबल होगा क्योंकि उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि O3- अनस्टेबल होगा क्योंकि उसको चाहिए तो 2। तो जब वो 3 एक्सेप्ट करेगा तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।